हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं विजय कुमार मिश्रा एक बार आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेपर हम लोगों के नज़दीक आ गए हैं धीरे धीरे। नीट, आईआईटी ये सब हो रहे हैं, तो उस तरीके से आप लोगों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में उनमें से एक ऑप्टिक्स है। और ऑप्टिक्स का आप लोगों को एकदम बढ़िया से आइडिया होना चाहिए, और मैं आप लोगों को ऑप्टिक्स चैप्टर के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। ऑप्टिक्स में भी हम लोग सबसे पहले रे ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे। क्यों? क्योंकि रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। उसके साइन कन्वेंशन या उसमें इमेज का बनाना, डायग्राम का ड्रॉ करना या फोकल लेंथ, ये सब चीज़ें जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये थोड़ा सा परेशान करते हैं बच्चों को। तो जैसा कि आपको पता है पेपर धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं। नीट तो बहुत बिल्कुल 1-2-3 महीने बाद नीट है, तो उस अंदाज से ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और अगर आप साइन कन्वेंशन में इमेज बनाने में कंफ्यूज होते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन मैं इससे पहले आपको एक चीज़ जरूर बताऊंगा कि अगर आप पहले से रे ऑप्टिक्स से फैमिलियर हैं, पहले से उसको कुछ जानते हैं, और अगर आप साइन कन्वेंशन जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला यूज़ करते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में या और सब जगह दिया हुआ है, तो बेहतर है आप इस टॉपिक को यहाँ पर ना पढ़ें। क्यों? क्योंकि मैं आपको कुछ डिफरेंट साइन कन्वेंशन बताऊंगा जो कि आसान है और बहुत यूजफुल है, गलतियाँ नहीं होती हैं। लेकिन अगर आपको अब जरा सा भी कन्फ्यूज़न का डर है कि दोनों पढ़ने से कहीं कन्फ्यूज़न ना शुरू हो जाए, तो आप बेटर है उस पर स्टिक करिए। और अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहते हैं कि हमें एक एक चीज़ जाननी है और हम पूरा सीखेंगे, तब आप इस चैनल पे आ सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स में। और रे ऑप्टिक्स में आपको क्या करना रहता है, क्या क्या पढ़ना रहता है। रे ऑप्टिक्स में आप पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दो चीज़ें पढ़ते हैं। तो आप पहले मैं आपको फ्लो चार्ट बता दूं कि फ्लो चार्ट आप क्या रखते हैं। रे ऑप्टिक्स में आप रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं और रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन में आप पढ़ते हैं मिरर, और मिरर में आपको पता है कि कौन कौन से मिरर हो सकते हैं। मिरर में आप प्लेन पढ़ते हैं, कनकेव और कॉन्वेक्स, और जहां तक हो सकेगा इनके कॉम्बिनेशंस। रिफ्रैक्शन में आप क्या करते हैं, लेंस पढ़ते हैं, और कोई भी रिफ्लेक्शन मीडियम पढ़ते हैं। लेंस में आप कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस और कोई भी मीडियम, ये तीनों चीज या फिर इनका कॉम्बिनेशन, ये पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्शन की तरफ जाएं, और रिफ्लेक्शन में आपको क्या क्या जानना है और क्या क्या जानने से आपका काम चलेगा और आप सवालों को कर पाएंगे, उसको देखते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन, जैसा कि आपको पता है कि अगर रे किसी मीडियम से टकराने के बाद, हिट करने के बाद अगर वापस उसी मीडियम में आ जाती है, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि आपका ये कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम है और रे हिट करने के बाद उसी मीडियम में वापस आ रही है, तो ये प्रोसेस रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन के दो नियम खास तौर से आपको जानने हैं। मैं बहुत शॉर्टकट में ही चल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे से सारे सवाल हो जाएं, ये हमारा टारगेट है। तो रिफ्लेक्शन के दो रूल चलते हैं, दो लॉज चलते हैं। नंबर 1, लॉ नंबर 1 कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी लॉ नंबर 1 तो ये हो जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये पहला नियम है जिसको आप कहते हैं फर्स्ट लॉ। दूसरा नियम, लॉ नंबर 2 है, वो ये है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, और ये आउटगोइंग रे है।
या रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये तीनों आपस में एक प्लेन में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसको पेन के माध्यम से बताना चाहूँ तो ये मान लीजिए रे हिट कर रही है और ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है। मान लीजिए ये प्लेन है, इस पर एक रे हिट की और हिट करने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो आप नॉर्मल ये डालेंगे, ये नॉर्मल है आपका। ये तीनों के तीनों एक प्लेन में होने चाहिए। अगर आप देखें तो ये तीनों, ऐसा नहीं है कि ये इधर मुड़ जाए, ये दोनों एक प्लेन में हो जाए, ये तीसरे प्लेन में भाग जाए, या ये ऐसे हो जाए ना, ये तीनों के तीनों एक प्लेन में होने चाहिए। इस तरीके से होने चाहिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं, तीनों एक प्लेन में होने चाहिए, एक पेपर पे होने चाहिए। अगर इसको जमीन पर रख दे तो तीनों एक साथ आ जाने चाहिए, कोई उठा नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब है नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मस्ट लाई इन अ सेम प्लेन, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे मस्ट लाई इन सेम प्लेन। ये दोनों नियम जो है, इन्हीं के आधार पर जितने भी इमेज बनाए जाते हैं, जितने भी आप इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, इन्हीं दोनों नियमों के आधार पर बनाए जाते हैं। हम लोग धीरे धीरे तो सीखेंगे ही। तो इसमें आप जब प्लेन मिरर पढ़ते हैं तो अब आप रिफ्लेक्शन के लॉ तो जान गए। अब रिफ्लेक्शन के लॉ कनकेव मिरर में भी इस्तेमाल होंगे, कन्वेक्स में भी इस्तेमाल होंगे और इमेज फॉर्मेशन में भी इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर को देखेंगे। प्लेन मिरर में आपको क्या क्या जानना जरूरी है, प्लेन मिरर से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बाद मैं सीधे आपको ले चलूंगा कनकेव पर, फार्मूला ड्राइव किया जाएगा और उसके बाद हम लोग इमेज डायग्राम देखेंगे। पहले आप देखेंगे प्लेन मिरर। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्लेन मिरर क्या होता है, क्योंकि सबके घरों में है प्लेन मिरर, आप लोग इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं। आपको पता है कि आप सामने खड़े होते हैं तो इमेज आपके पीछे बन जाती है। इमेज जो होती है वो मिरर के अंदर रहती है। लाइट तो मिरर को तोड़ के अंदर तो जाती नहीं है, लाइट तो हीट करने के बाद वापस आ जाती है। तो जो इमेज बिना लाइट के बने, यानी जहां लाइट पहुंचे नहीं लेकिन इमेज तैयार रहे, इमेज दिखे हमको, उस इमेज को वर्चुअल इमेज बोला जाता है। यानी आप अगर एक मिरर लें और मिरर के आगे आप कोई ऑब्जेक्ट रखें तो आप देखेंगे कि एक रे, अगर मान लीजिए हम लोग एक इस तरीके से एक रे लेके जाते हैं, तो जो भी रे हिट करेगी वहां पे आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल डालेंगे। यहां पे आपको नॉर्मल डालना पड़ेगा ताकि आपको ये पता लग जाए कि हमारा इंसिडेंट एंगल है कितना। तो आप देख रहे हैं कि आपका इंसिडेंट एंगल जो आएगा वो आपका इस समय सपोज करिए आई है, और रे उतनी ही एंगल बनाते हुए दूसरी तरफ चली जाएगी, यानी ये आई से ही चली जाएगी, क्योंकि आपको पता है आई इज इक्वल टू आर है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एक रे चली गई, लेकिन यहां पर जो आदमी बैठा हुआ होगा, जो आदमी यहां पर बैठा हुआ देख रहा होगा उसको, तो उसको ये पीछे से आते हुए दिखाई देगी, या ये रे जो होगी वो पीछे से आते हुए दिखाई देगी। और इसी तरीके से एक रे आप यहां से भी ले जा सकते हैं जो कि सीधे चली जाएगी और इसी रास्ते वापस चली जाएगी। ये आपको इसको पीछे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे आपकी इमेज यहां पर तैयार होगी ऐसे। जितनी दूरी पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, मान लीजिए ओ डिस्टेंस पे आपने रखा है, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज बनेगी और आई इज इक्वल टू ओ होगा। तो ये आपको जो, चूंकि मैं फ्री हैंड डायग्राम बना रहा हूं तो थोड़ी दूरी आपको कम ज्यादा लग सकती है, उस पर माइंड नहीं करना है। और आई इज इक्वल टू ओ का मतलब हो गया, आई का मतलब हो गया आपका इमेज की डिस्टेंस, ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ध्यान रखें, आप अपने पुराने साइन कन्वेंशन में यू और वी लेते हैं,
लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप उस पर स्टिक रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आप इस तरीके से चलिए जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक चीज आप बड़े आसानी से सीखते हुए चले जाएंगे। तो इसमें आपने देखा कि नंबर 1 तो वर्चुअल इमेज बनती है, इसको ध्यान रखना है, इमेज वर्चुअल वर्चुअल इमेज बनेगी। और दूसरा इरेक्ट बनेगी, सीधी इमेज बनेगी और सेम साइज बनेगी। और अपसाइड डाउन नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आपने ऑब्जेक्ट रखा ऐसे और इसकी इमेज बन गई ऐसे, नो अपसाइड डाउन। ये नहीं होगा। और लेफ्ट राइट में चेंज हो जाएगा, यानी दायां बायां सिस्टम हो जाएगा, यानी आपका लेफ्ट हैंड की इमेज उसमें राइट दिखाई देगी, राइट हैंड की इमेज आपको लेफ्ट दिखाई देगी। तो ये सबसे बेसिक मैंने आपको बताया कि आप इमेज कैसे फॉर्म कर सकते हैं। और इसमें आपको जनरल जानकारी दी, अभी कोई फार्मूला हमने प्रूफ नहीं किया, अभी केवल रे डायग्राम किस तरीके से हमको डालना है, रे डायग्राम किस तरीके से हमको बनाना है, उससे इमेज कैसे फॉर्मेशन होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में आपसे क्या पूछा जाता है? प्लेन मिरर में आपसे दो चीजें पूछी जाती हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि अगर दो प्लेन मिरर किसी थीटा एंगल पे हैं और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस तैयार होंगे, ये कॉमन क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे डेविएशन के बारे में कि अगर कोई रे आ रही है और प्लेन मिरर पे हिट करती है तो कितना डेविएट होगी। ये दो चीजें आपको इसमें जाननी होगी। तो प्लेन मिरर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताता हूं इमेज फॉर्मेशन बाय टू मिरर्स। दो मिरर्स जब आप देखेंगे कि किसी एंगल पे दो मिरर्स हैं, सपोज करिए कि ये एंगल आपका 60 डिग्री है और आपने कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, कितने नंबर ऑफ इमेजेस तैयार होंगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे एक जो बेसिक तरीका है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है उसको मैं आपको बताता हूं कि आप दोनों मिरर का जो ये जॉइंट पॉइंट है या कॉमन पॉइंट है, इस पर आप कंपास रख के और इतना मिरर की लंबाई के बराबर का ही रेडियस लेके आप क्या करते हैं, आप एक सर्कल ड्रॉ करिए। आप जब सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से सर्कल आपका ड्रॉ हो जाएगा। सर्कल ड्रॉ होने के बाद आप देखिए कि इस सर्कल को कितने बराबर बराबर भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। यानी ये 60 हो गया, तो अब इसी तरीके से 60 ही डिग्री पर यानी एंगल पर हमको डिवाइड करना है। ये 60, ये 180। आपको पता है कि हम लोग इस पूरे सर्किल को 6 बराबर बराबर भागों में 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो तो एक पार्ट में रखा हुआ है, बाकी सभी पार्टों में आप इमेज बना दीजिए। यानी इससे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस जो हो जाएंगी वो आपकी 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ इमेज आपकी 5 आएंगी। ये एक तरीका है, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो इस तरीके को आप बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी में मैं दूसरा भी एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं कि मान लीजिए आपने मिरर तो लिया है और मिरर में दो मिरर के बीच का जो एंगल है वो आपने 30 रखा है। तो 30 डिग्री रखने पर और यहां पर आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो
आप वही काम करेंगे जो मैंने बताया कि आप पूरे सर्किल को बराबर बराबर भागों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे क्या होगा। आपने क्या देखा, आपने देखा कि आपने सर्किल को, क्योंकि पूरा एंगल 360 का है, 360 का है और आपके मिरर के बीच का एंगल 30 है, तो आप पूरे सर्किल को डिवाइड कर सकते हैं कितने पार्ट्स में। आप टोटल मिलाकर 12 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 12 या 36 होता है, 12 या 360 होता है। तो आप सभी में इमेज तैयार होगी, यहाँ पे भी इमेज रहेगी, यहाँ पे भी इमेज रहेगी, यहाँ इमेज रहेगी, यहाँ पर इमेज रहेगी, यहाँ पर इमेज, ये इमेज। तो इस तरह से आप देखते हैं कितने नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी। आपके टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे 11 इमेज बनेगी। अब ये तो आपका एक तरीका हो गया कि आप सब कुछ भूल गए हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये है कि हाँ मुझे ड्रॉ करना है, और एक आइडिया है दिमाग में कि सब फार्मूले भूल गए हैं, आप कैसे करेंगे। लेकिन मैथमेटिकली आप कैसे करेंगे। मैथमेटिकली आप देखें कि यहाँ पर अगर आप पूरी इक्वेशन को यहाँ पर देखें, एक फार्मूला इस्तेमाल करें कि नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू 2π/θ -1। इस फार्मूले को इस्तेमाल करिए तो आप देखेंगे यहाँ पर 2π/π/3 एंगल है दोनों के बीच में, -1 इज इक्वल टू 5 आएगा, और यहाँ पर 2π/π/6 -1 इज इक्वल टू 11 आएगा। तो फ्रेंड्स आप इसमें जो फार्मूला यूज करेंगे वो करेंगे 2π/θ -1। लेकिन इसमें जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन आते नहीं है कि आप सीधे सीधे उसको कर दें, तो आपको ध्यान रखना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, पहले फाइंड 2π/θ -1। तो ये हो सकता है आपका ऑड आए, हो सकता है ये इवन आए, हो सकता है ये ऑड आए, हो सकता है ये इवन आए। तो अगर मान लीजिए ये इवन आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपका फार्मूला चलेगा। अगर ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, दो मिरर के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट रखा हुआ सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली का मतलब हो गया ये ऑब्जेक्ट बीचों बीच रखा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि सिमेट्रिकल ना रखा हो, थोड़ा आगे पीछे रखा हो। तो आप चेक करेंगे 2π/θ पहले फाइंड आउट करेंगे, आप देखेंगे ऑड आया है कि इवन आया है। इवन आया है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ये चाहे अनसिमेट्रिकल रखा हो और चाहे अनसिमेट्रिकल रखा हो, चाहे सिमेट्रिकल रखा हो ऑब्जेक्ट, चाहे अनसिमेट्रिकल रखा हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका यही फार्मूला काम करेगा। लेकिन अगर ये ऑड आया हो, 2π/θ -1 अगर आपका ऑड आया हो, तो ऑड आने के बाद आप क्या करेंगे, और ऑड आने पर भी अगर सिमेट्रिकल रखा हो तो भी आपको कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, और अगर अनसिमेट्रिकल रखा हो तब आपको एक इमेज बढ़ाना है, केवल एक इमेज एक्स्ट्रा बनाना है। तो यही ध्यान देना है, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप 2π/θ -1 को कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने के बाद आप पहले देखिए इवन आया कि ऑड आया। इवन में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या फिर अगर बॉडी सिमेट्रिकल रखी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अगर बॉडी अनसिमेट्रिकल रखी है तब आप चेक करिए कि ऑड आया था कि इवन, एक इमेज वहां पे बढ़ानी रहेगी। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए दो मिरर्स इस तरीके से हैं और इनके बीच का जो एंगल है आपको दे रखा है, दो मिरर के बीच का एंगल
से ले रहा हूं, दो मिरर के बीच का एंगल। मान लीजिए इनके बीच का एंगल जो है वो 72 है, और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका रखा जा सकता है किस तरीके से, अगर बीच में एकदम सेंटर लाइन पे रखा हुआ है, यहां पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो ये सिमेट्रिकल माना जाएगा, और अगर मान लीजिए इस जगह रखा हुआ है तो ये अनसिमेट्रिकल माना जाएगा। ये अनसिमेट्रिकल होगा और ये सिमेट्रिकल होगा। अब आपको देखना है पहले 2π/θ-1 को निकाल कर। तो 2π/θ आपने कहा 2π/θ आपका 72 डिग्री है, -1 को आपने निकाला तो ये आपका आ गया 2π/θ-1 यानी 360/72 -1 बराबर 5 -1 बराबर 4। आप देख रहे हैं कि ये इवन आ गया। तो इवन आने पर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका फार्मूला यही चलेगा, नंबर ऑफ इमेज आपकी 4 हो जाएंगी। लेकिन अगर ये ऑड आ गया होता, ऑड और अनसिमेट्रिक ये दोनों जब साथ साथ आ जाएंगे तो एक इमेज और बनाएंगे। आपको और कुछ नहीं ध्यान रखना है, केवल 2π/θ-1 को इस्तेमाल करना है। केवल ये ध्यान रखना है कि इफ ऑड एंड अनसिमेट्रिकल come together, then increase number of images by 1। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इससे आपका काम बड़े आसानी से चल जाएगा। आप नंबर ऑफ इमेजेस बड़े आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे कि अगर ऑड और अनसिमेट्रिकल एक साथ आ जाए। ऑड कैसे निकालना है आपको, ऑड मैंने आपको बता दिया है कि ऑड आप इस तरह से 2π/θ-1 ऑड या इवन करके निकालेंगे, और इवन आएगा तो कोई टेंशन की बात है नहीं। ऑड आएगा और सिमेट्रिकल रखा तो भी टेंशन की बात नहीं। केवल आपको ध्यान यहां पर देना है, केवल आपको ध्यान यहां पर देना है कि ऑड और अनसिमेट्रिकल जब एक साथ साथ आ जाएं, एक साथ फॉल कर जाएं, तो एक नंबर ऑफ इमेज बनानी है और एक्स्ट्रा। यानी अगर आपने 2π/θ-1 कैलकुलेट किया है, उसको कैलकुलेट करने के बाद एक नंबर ऑफ इमेजेस और बढ़ा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा। दूसरा, इसके बाद आप चलते हैं डेविएशन। प्लेन मिरर से कितना डेविएशन होता है, इसमें आप क्या करते हैं, ये आपने एक प्लेन मिरर लिया और इस प्लेन मिरर पर आपने एक रे फॉल करवाया। जब भी कोई रे किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम पे फॉल करेगी तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, उस पर नॉर्मल डालना। तो नॉर्मल आपने डाल दिया, ये आपका नॉर्मल हो गया। और आपको पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जितने एंगल से ये आई है उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो आपको पता है कि रिफ्लेक्शन वाला एंगल भी आई ही रहेगा। इस रे को थोड़ा सा आगे अगर बढ़ाएं तो देखें कि अगर मिरर अपने जगह पे ना होता और रे आ रही होती तो वो इस रास्ते जाती, लेकिन मिरर के होने से वो इस रास्ते 2 नंबर के रास्ते चली गई। अगर मिरर नहीं होता तो 1 नंबर के रास्ते जाती, सीधे निकल जाती। और अगर मिरर है तो 2 नंबर के रास्ते से जा रही है, यानी कितना बैंड हो गई, बैंड हुई है इतना बेंडिंग हुई है उसमें। और बेंडिंग निकालेंगे, आप देख रहे हैं पूरा एंगल स्ट्रेट लाइन का ये आपका 180 है, ये पूरा एंगल आपका 180 है। 180 में से 2i आप गायब कर देंगे तो 2i निकालेंगे तो ये एंगल जो आपका आएगा वो डेविएशन कहलाएगा। डेविएशन हो जाएगा आपका 180 - 2 × i।
ये डेविएशन का आपका फार्मूला होगा। कभी कभी आपको जो एंगल देता है रे का एंगल नॉर्मल से ना देके मिरर के सरफेस से दे देता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि इफ एंगल इज गिवन बाय सरफेस mirror, then डेविएशन इज इक्वल टू केवल 2 थीटा ही होगा। मान लीजिए अगर आपको कह दिया जाता है कि ये आपका प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर से एक रे इसके सरफेस से 30 डिग्री पे हिट की है, तो डेविएशन कितना आएगा? तो डेविएशन हो जाएगा आपका 2 थीटा, यानी डेविएशन इस जगह हो जाएगा 2 थीटा, यानी कि 2 इंटू 30 यानी कि 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स, ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि प्लेन मिरर में आपसे पूछे जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। प्लेन मिरर से बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, ये जरूर है कि प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन लेंस के साथ कर दिया जाता है। प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन कभी कनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के साथ करके आपको सवाल दिया जा सकता है। और इसमें एक चीज और भी मैं आपको याद रखने के लिए बताऊंगा कि अगर मिरर को आप थीटा से टिल्ट करते हैं तो आने वाली रे 2 थीटा टिल्ट हो जाती है। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि हमको प्रूफ करने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि ये हाई स्कूल का सब्जेक्ट में आता है, हाई स्कूल के सिलेबस में है ये। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आप किसी को आपने अपने फ्रेंड्स के ऊपर शीशा तो चमकाया होगा, इस तरह से करके सनलाइट आती है तो आपने शीशा चमकाया होगा जरूर। तो उस समय आप अगर अपने मिरर को थीटा एंगल घुमाएंगे तो रे जो है 2 थीटा से बेंड हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि कई सवाल इस पे आएंगे जो आईआईटीज ने दिए हैं, केवल इस पे कि अगर मिरर जो है आपका 10 डिग्री घूम गया तो रे कितना डिग्री घूम जाएगी? तो 20 डिग्री घूम जाएगी। तो ऐसा सवाल हम आएगा तो हम लोग उस तरीके से देख लेंगे। फिलहाल प्लेन मिरर के बारे में मुझे इतना आपको बताना था। अब कॉम्बिनेशन आगे हम लोग देख लेंगे। इसके बाद हम लोगों का जो सबसे कॉमन मिरर आता है वो आता है कनकेव मिरर। और इस समय मैं कनकेव मिरर के पास जाकर कनकेव मिरर का फार्मूला प्रूफ करके आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि हम लोग कौन सा साइन कन्वेंशन यूज करेंगे जो कि आपके लिए बेहद आसान होगा और उसमें कभी भी कोई गलती नहीं होने वाली है। तो हम लोग अब इस पे आते हैं। कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है आपको पता है? कनकेव मिरर इस तरीके का मिरर है। इसके आउटर साइड पे पॉलिश रहती है और इनर साइड चमकता रहता है। आप अपने छतों पे डिश एंटीना देखते होंगे, ये कनकेव मिरर ही है। और अगर आपने कभी मैग्नीफाइंग मिरर देखा होगा जिसमें आपकी फोटो बड़ी होकर आती है, वो कनकेव मिरर ही रहता है। तो कनकेव मिरर का काम क्या रहता है, क्या यूज में आता है? ये सनलाइट को फोकस करके आपका सोलर चूल्हा बना सकता है, सोलर ओवन बना सकता है। आप इससे लाइट को कंसंट्रेट कर सकते हैं। पैरेलल आने वाली रे कन्वर्जिंग होता है। तो ये कनकेव मिरर है और कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप इसके पास लाइट इन्फिनिटी से दें तो ये किसी पॉइंट पर उसको फोकस कर सकती है। ये फोकस कर सकती है। तो चूंकि लाइट को ये कन्वर्ज कर रही है और कन्वर्ज करने के बाद आप देख रहे हैं कंसंट्रेट करिए, तो इसीलिए ये कन्वर्जिंग मिरर भी है, कनकेव मिरर भी है, कन्वर्जिंग मिरर भी है। एक चीज और, अगर पैरेलल रे आ रही है तो आपका वेव फ्रंट जो है, वेव फ्रंट आपका प्लेन है, ये प्लेनर वेव फ्रंट आ रही है और जब मिरर से ये हिट करेगी
तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट में चेंज हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा मिरर है जो कि प्लेन वेव फ्रंट को स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट करेगा, तो वो आपका कन्वर्जिंग मिरर है। और आपको पता है कि रे आप रिवर्स भी कर सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं या फिर लाइट का सोर्स रखते हैं, तो लाइट के सोर्स होने के कारण रे जो है ये इस तरीके से वापस जाके सामने जा सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर किसी बल्ब को यहाँ पर रख देते हैं तो बल्ब से आप सामने फोकस भी ले सकते हैं। तो ये तो मैंने कॉमन जानकारी दी जिससे आप जो कनकेव मिरर है या कन्वर्जिंग मिरर है इसके बारे में थोड़ी सी आइडिया ले सकें, थोड़ा सा आप जानकारी ले सकें। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि पैरेलल आने वाली रे जहां पे फोकस हो जाती हैं, पैरेलल आने वाली रे जहां पे फोकस हो जाती हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है फोकल पॉइंट। यहां देखें, मैं थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा कर रहा हूं। ये चीज आपकी फोकल पॉइंट है, ये एफ है, और ये डिस्टेंस आपकी बनेगी फोकल लेंथ। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आप कोई भी रे किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम पे डालेंगे तो वहां नॉर्मल जरूर डालेंगे। तो यहां पे आपने नॉर्मल अभी तक नहीं डाला है, तो आप सबसे पहला काम क्या करिए, नॉर्मल डालिए। तो नॉर्मल आप जब डालेंगे तो हीटिंग पॉइंट क्या है, हीटिंग पॉइंट है आपका ये हिट कर रहा है, यहां पे आपने रे को हिट करवाया है। यहां से आप नॉर्मल डालेंगे तो नॉर्मल आपका ये नॉर्मल हो। और नॉर्मल जिस पॉइंट पे जाके हिट करेगा, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर है इस तरीके का है, तो यहां पे जब नॉर्मल आप डालेंगे तो हमेशा सेंटर से होके पास होगा। जिस स्फेयर का ये मिरर हिस्सा है उसके सेंटर पे जाके वो हिट करेगा, यानी ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और यहां से यहां तक का जो रेडियस होगा या डिस्टेंस होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर मानी जाएगी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मानी जाएगी। और ये आपने नॉर्मल डाला था, ये आपने जो आपका पिंक कलर है इसको आपने नॉर्मल में लिया था, ये नॉर्मल था। और आपको पता है कि जो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका इस समय ये होगा, ये आई होगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई के ही बराबर होगा। अब आप देखेंगे कि ये वाला एंगल जो है, ये एंगल आपका 2i हो जाएगा और ये एंगल आपका i हो जाएगा। अब इस पॉइंट को आप C ले लेते हैं, इस पॉइंट को आप P ले लेते हैं पोल, और इस पॉइंट को आप O ले लेते हैं, और ये पॉइंट F है आपका। तो अब आप एक ट्राइंगल लीजिए OCP, OCP में ट्राइंगल OCP को कंसीडर करिए। OCP में आप क्या करेंगे, OCP में करेंगे I इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क। ये आपका आर्क है यहां से यहां तक, ये आर्क A है। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, यानी कि आपका रेडियस है R। और यही आप ट्राइंगल आप ले लीजिए FPO, इसमें आप करेंगे एंगल 2i इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, यहां से यहां तक का है आपका ये F। ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी, ये सेकंड इक्वेशन है। आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दोनों को डिवाइड कर देने के बाद आपके पास एक फार्मूला आएगा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। इस फार्मूले को आप ध्यान रखेंगे, रटे हुए रहेंगे हमेशा के लिए कि किसी भी मिरर के केस में, लेंस के केस में नहीं, लेकिन मिरर के केस में फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधे पे होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि आपका कनकेव मिरर कन्वर्जिंग भी होता है। और इमेज फॉर्मेशन तो हम लोग बाद में देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में वो भी मैं आपको ड्राइव करके बताता हूं, प्लस साइन कन्वेंशन भी बताता हूं। फिर हम लोग जो है बड़े आसानी से इमेज ड्रॉ कर पाएंगे।
साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप साइन कन्वेंशन सीखते हैं कि उसमें आप मिरर को या लेंस को आप जो है वाई एक्सिस पे लेते हैं और एक्स एक्सिस पे आप प्लस साइड में पॉजिटिव, माइनस साइड में नेगेटिव, इस तरह से लेते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्लस माइनस की गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको साइन कन्वेंशन जो बता रहा हूं उसको आप ध्यान से रखेंगे, ध्यान से सीखेंगे। और बहुत आसान साइन कन्वेंशन है कि किसी भी, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, ये मिरर है, कोई भी रे आएगी तो इसको हिट जरूर करेगी और हिट करने के बाद रे जिधर चली जाए इसको आप कहेंगे रियल साइड। रे हिट की, हिट करने के बाद यहां की, अगर लेंस होगा, मान लीजिए लेंस आप लेते हैं तो लेंस में आप रे को अगर हिट करवाएंगे तो ये दूसरी साइड चली जाएगी। तो जिधर रे चली जाए वो रियल साइड, यहां पे रियल साइड ये हो गया, लेकिन यहां पे रियल साइड ये हो गया। और जो दूसरी बची हुई साइड है उसको आप करेंगे वर्चुअल साइड और यहां पे इसको करेंगे वर्चुअल साइड। तो आप देखेंगे कि मिरर और लेंस में वर्चुअल साइड, रियल साइड अलग अलग होंगे। फिर से मैं आपको बता दूं, रे हिट करने के बाद इधर चली जाएगी। अगर रे हिट की है और इधर ही वापस आ गई है तो ये रियल साइड होगा। अगर रे हिट करने के बाद इधर चली गई है, अगर इधर चली गई है तो ये रियल साइड होगा। लेंस में या ग्लास में रे चली जाती है दूसरी साइड पे तो वो रियल साइड बन जाता है, और मिरर में रे वापस आ जाती है तो ये रियल साइड बन जाता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि रियल साइड और वर्चुअल साइड जहां आपने चूज किया वहां आपका साइन कन्वेंशन खत्म। आपको आर साइड की डिस्टेंस सब पॉजिटिव लेनी है, वर्चुअल साइड की सारी डिस्टेंस नेगेटिव लेनी है, और ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट वास्तव में रखा हुआ है, आप उसको अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट है, उसको रियल ऑब्जेक्ट बोला जाता है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट इमेज है तो इमेज को आप पकड़ नहीं पाएंगे, जेब में नहीं रख पाएंगे, तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। तो रियल ऑब्जेक्ट अगर है तो उसकी डिस्टेंस हमेशा आपको पॉजिटिव लेनी है। तो साइन कन्वेंशन फ्रेंड्स इसमें बहुत आसान है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेनी है। रियल साइड और वर्चुअल साइड आपको चूज करना है। रियल साइड में सारी डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, वर्चुअल साइड में सारी डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे। दैट्स ऑल, इतना ही साइन कन्वेंशन है। अब आपको चाहे मिरर इस तरह से करके देगा तो भी आप उसको आप बड़े आसानी से कर पाएंगे, अगर इस तरह से देगा तो भी बड़े आसानी से कर पाएंगे, इस तरह से देगा तो भी बड़े आसानी से कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से मैं सॉल्व करता हूं, किस किस तरीके से आप उसको सीखेंगे। तो अब सबसे पहले इतना काम करने के बाद, मिरर पे आने के बाद, हम लोग इसका फार्मूला प्रूफ करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पे रखा है तो उसकी इमेज अगर बन रही है कहीं पे तो क्या फार्मूला है। वैसे मैं फार्मूला बिना बताए भी स्किप कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। इसलिए नहीं मजा आएगा क्योंकि बेसिक है। हालांकि नीट वाले स्टूडेंट इसको, मैं इसका जो प्रूफ है उसको जरूरी नहीं है देखें, लेकिन जो फार्मूला ड्राइव होगा उसको ध्यान रख सकते हैं। देखते हैं मिरर फार्मूला। आप देखें यहां पर ये फोकल पॉइंट, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपने, और यहां पर आपने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है। अब
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप पुराने साइन कन्वेंशन के हिसाब से u लेते थे, इमेज की डिस्टेंस v लेते थे, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट को o मान रहे हैं। o मीन्स ऑब्जेक्ट, i मीन्स इमेज, सिंपल। तो ये डिस्टेंस आपकी हो गई, यहां से देखें, ये डिस्टेंस आपकी हो गई o। और सबसे पहला काम क्या करेंगे, रे डायग्राम कैसे डालेंगे। दो रेस काफी हैं, वैसे तो बहुत सी रेस चलती हैं, लेकिन दो रेस काफी हैं इमेज बनाने के लिए। उसमें से एक तो बड़े आसान है कि आप पैरेलल रे डालिए, जो कि हमेशा फोकस पॉइंट से होके गुजरेगी। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या कर दिया, सबसे पहला काम, एक रे आपने एक्सिस के पैरेलल मिरर पे हिट किया। ध्यान रखिए, मिरर पे हिट करने के बाद नॉर्मल आपको बनाना है, लेकिन ये ध्यान रहे कि नॉर्मल बनने के बाद भी जो रे बैंड होती है, तो पैरेलल रे हमेशा फोकस से होके गुजर जाती है। तो आपने ये रे जो है फोकस से होके पास कर दिया। दूसरी रे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस जगह से भी गुजार सकते हैं, ऐसे यहां से जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। और दूसरा आप यहां से भी कर सकते हैं कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालें। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरी रे डालें, तो ये मिरर पे परपेंडिकुलर हिट करेगी, क्योंकि खुद सेंटर से होके जा रही है। तो परपेंडिकुलर हिट करने के कारण ये वापस उसी रास्ते पे आ जाएगी। और जहां ये दोनों आपको हिट करते हुए दिखाई दे रही हैं, वहां पर आपका क्या होगा, इमेज तैयार हो जाएगी। आपकी इमेज यहां पर ये तैयार हो जाएगी, क्योंकि जो आपने रेज निकाली थी वो जो कैंडल है, कैंडल के फ्लेम से निकाली थी। तो इसका मतलब दोनों कट पॉइंट है, यहां पर कैंडल का फ्लेम बनेगा और आपकी जो कैंडल है वो इस तरीके से बन जाएगी। यानी सबसे पहली बात तो क्या होगा, एक तो ये देखेंगे आप नंबर 1 कि इमेज जो बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है, और इमेज जहां पर बन रही है वहां पे लाइट पहुंच रही है, एक्चुअल में लाइट वहां पर जाके हिट कर रही है। तो इसलिए रियल ऑब्जेक्ट या रियल इमेज बनेगी, और छोटी इमेज बन रही है। स्मॉल इन साइज। अब हमें फार्मूला प्रूफ करना है ओ। यहां पे आप देखें, सी से लेके यहां पे ये पोल था, सी से लेके ये डिस्टेंस आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है, यानी कि ये डिस्टेंस भी आपकी एफ ही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है 2f होता है, तो ये आपका 2f है यहां से यहां तक, और उसमें से ये आपका हिस्सा f है, तो ये हिस्सा भी आपका f ही हुआ। इतना करने के बाद आप बड़े आसानी से बाकी काम को सॉल्व कर सकते हैं। आपने इमेज की डिस्टेंस मानी है i, ये आपने इमेज की डिस्टेंस ली है, ये इमेज की डिस्टेंस हो गई आपकी i। अब सबसे पहले यहां पर देखें, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप देख रहे हैं ये O है, तो ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी O माइनस 2f। और यहां पर आपका ये I है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हिस्सा हो जाएगा I माइनस f। और यहां पर आप इस हिस्से को भी देखें, ये आपका C है, C में से आएगा, तो ये हिस्सा आपका बनेगा, ये पूरा का पूरा ध्यान रखें, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 2f है या r है। r में से जब ये I चला जाएगा तो ये हिस्सा बनेगा r या रेडियस ऑफ कर्वेचर r माइनस I, ये हिस्सा यहां से यहां तक। और बड़ा कर देते हैं इसको, अगर आप बिना सीखे भी स्किप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसकी हाइट को आप h मान लीजिए, इसकी हाइट को आप h डैश मान लीजिए, और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। यहां पे भी इस एंगल को आप अल्फा मान सकते हैं, इस एंगल को आप अल्फा मान सकते हैं। तो अब आप देखेंगे
एच, इस ट्राइंगल में आप आ जाइए, छोटे वाले ट्राइंगल में आपके पास आ जाएगा एच अपॉन ओ माइनस 2f इज इक्वल टू टेन थीटा, और यही टेन थीटा आप इस वाले ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं। वो आ जाएगा आपका एच डैश अपॉन आर माइनस आई। ये काम आपका खत्म हो गया एक। अब दूसरी तरफ आइए, अब आप इस वाले ट्राइंगल पे इस हिस्से में चलिए, जो मैं हिस्सा यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इस हिस्से पे आइए। इसमें आप एच डैश अपॉन आई माइनस एफ इज इक्वल टू टेन अल्फा, और टेन अल्फा आप इस वाले ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं। टेन अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, अगर ये h है तो यहाँ की डिस्टेंस भी ये भी आपकी h ही होगी, ये बराबर हो जाएगा h अपॉन f। तो यहाँ से आप h अपॉन एच डैश निकाल सकते हैं। h अपॉन एच डैश इज इक्वल टू आपका आ जाएगा o माइनस 2f अपॉन r माइनस आई, और यहाँ से h डैश h अपॉन एच डैश आ जाएगा f अपॉन आई माइनस एफ। अब h अपॉन एच डैश की वैल्यू आपस में बराबर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, दोनों बराबर कर दीजिए तो इसका मतलब o माइनस 2f अपॉन आर माइनस आई शुड बी इक्वल टू f अपॉन आई माइनस एफ। इसको आप आगे पीछे बढ़ाएंगे और सॉल्व करेंगे तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा 1 अपॉन आई प्लस 1 अपॉन ओ इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये फार्मूला मिरर का फार्मूला होगा। इस फार्मूले को आप हमेशा 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 के लिए ध्यान रखेंगे। और जिधर रे टकरा के चली गई, ये आपका रियल साइड था, ये आपका वर्चुअल साइड था, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जब हमको मिरर का फार्मूला पता लग गया, मिरर के बारे में हमको जानकारी मिल गई, अब इमेज कैसे बनाया जाएगा उसको मैं आपको बताता हूँ फार्मूले का यूज करके, किस तरीके से हमको इमेज फॉर्मेशन बनाना है या इमेज किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। मैं 2-3 एग्जाम्पल कनकेव कन्वेक्स सबके लेके चलूंगा, उसको आप देखेंगे ध्यान से। अब फर्स्ट एग्जाम्पल मैं इमेज फॉर्मेशन का ले रहा हूं। ये आपके पास कनकेव मिरर है। मान लीजिए क्वेश्चन में कहा जाता है कि आपको एक कनकेव मिरर दी गई है और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर है। इसी का मैं बार बार अलग अलग एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो आपका सपोज कर लीजिए 20 सेंटीमीटर, 20 नहीं रख लीजिए अभी, इसको 400 पर रख लीजिए। 400 सेंटीमीटर पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इमेज कैसी बनेगी, रियल होगी कि वर्चुअल होगी, उसका नेचर कैसे होगा, रे डायग्राम क्या बनेगा, ये सारी चीजें आप जानने वाले हैं। मिरर आपने बना लिया, उसके बाद आपने क्या किया, ये उसका पोल खींचा, एक्सिस खींचा। एक्सिस खींचने के बाद आपने ड्रॉ किया रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज करिए कि यहां पर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 है, और उससे 4 गुना पर यानी 400 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी कहीं पर यहां जाकर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आपको बताना है इमेज कहां बनेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम आपका क्या है, रियल साइड और वर्चुअल साइड को कैलकुलेट करना, या फिर रियल साइड और वर्चुअल साइड को पहचानना। तो रे जाएगी, एक पैरेलल रे जाएगी। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 है तो आपको पता ही है फोकस आपका बीचों बीच होगा, यानी फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी 50, ये फोकल लेंथ हो जाएगी। एक रे जो पैरेलल आप गुजारेंगे, ये पैरेलल रे चली गई, ये हमेशा फोकस से होके गुजर जाएगी। ये आपकी फोकस से होके जानी है। ये फोकस से होके चली गई। दूसरी रे आप सेंटर से गुजार सकते हैं और वो उसी रास्ते वापस आनी है, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं।
अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इमेज जो बनेगी वो उल्टी बन रही है, छोटी बन रही है, ऐसा आपको महसूस होगा। तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे इमेज बन रही है। रे जिधर हिट करने के बाद चली जाए, जिधर हिट यहाँ पर की है, यहाँ पे हिटिंग पॉइंट है, हिटिंग के बाद ये इस साइड गई है, तो ये आपका रियल साइड हो गया और ये आपका वर्चुअल साइड हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेना है। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये आपका 400। अब ये तो आपने रे डायग्राम से खींच लिया, रे डायग्राम से आइडिया ले लिया, और आइडिया लेने पे आपको क्या पता लगेगा कि छोटी इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी, रियल होगी, और जिस साइड में फोकस हो रहा है उसी साइड में इमेज बनेगी, वर्चुअल साइड में नहीं जाएगी। अब आप फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला आपके पास क्या होगा? फार्मूला है आपका 1/i + 1/o = 1/f। सबसे पहले आप जिस तरह से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आप साइन कन्वेंशन को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो पॉजिटिव हमेशा ली जाती है, खासतौर से इस साइन कन्वेंशन में। ये साइन कन्वेंशन में रेफरेंस भी आपको दे दूं, ये साइन कन्वेंशन आपका रेसनिक हेरिडे में दिया हुआ है, आप रेफरेंस ले सकते हैं। और रेसनिक हेरिडे जो पहले चलती थी, अब वाली नहीं, पहले वाली जो पार्ट 1 पार्ट 2 दो में आती थी, उस वाले रेसनिक हेरिडे में ये दिया हुआ है। अब आपने 1/i, ये तो इमेज निकालना है तो 1/i तो i ही रहेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेनी है, तो आप 1/400 करेंगे = 1/ फोकल लेंथ। आप देख रहे हैं फोकल लेंथ जो है वो आपका रियल साइड में पड़ रहा है, ये आपका R साइड है, ये आपका V साइड है, और फोकल लेंथ आपका रियल साइड में पड़ रहा है, तो ये भी आपको पॉजिटिव ही रखना है, यानी कि 1/50। तो आप करेंगे 1/i = 1/50 - 1/400, दैट इज आप करेंगे 8/50 - 1/4, 8/400 8/400 - 1/400 = 7/400। i = आ जाएगा आपका 400/7, दैट इज 57 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो आप देख भी रहे हैं कि 50 यहाँ तक आ रहा है और हल्का सा इससे आगे चला हुआ, यानी 57 के लगभग पे जा भी रहा है, यानी आपका रे डायग्राम आपके फार्मूले से एकदम मैच कर रहा है। और आई जो है आपका पॉजिटिव आया हुआ है, आप देख रहे हैं पॉजिटिव आने का मतलब हुआ रियल साइड में इमेज बन रही है। ये सारी जानकारी आपको इससे आसानी से मिल जाती है। नो कोऑर्डिनेट सिस्टम, केवल यही वाला आप इस्तेमाल करेंगे और बहुत फायदे में रहने वाले हैं। उसके बाद साइज के देखने के लिए आपको मैग्निफिकेशन देखना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन का फार्मूला m = -i/o, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो मैग्निफिकेशन m = माइनस रखेंगे, i की वैल्यू आपने रखा है 400/7 और o की वैल्यू आपने रखा है 400, तो मैग्निफिकेशन आपका आ जाएगा -1/7। माइनस आने का मतलब क्या होगा? माइनस आने का मतलब होगा इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और 1/7 का मतलब होगा 7 गुनी छोटी बन रही है। रियल साइड में है तो रियल इमेज होगी, मैग्निफिकेशन 1 से कम आ रहा है मतलब छोटी है, माइनस में आ रहा है मतलब उल्टी इमेज बनी हुई है। इसका मतलब आपका इमेज की क्वालिटी क्या होगी? नंबर 1 स्मॉल इन साइज, दूसरा रियल, तीसरा इन्वर्टेड। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि किस तरीके से आपने नए साइन कन्वेंशन से इस क्वेश्चन को किया, और मैं एक और एग्जांपल इसमें लूंगा क्योंकि इसे नेक्स्ट जो आपका जो लेक्चर आएगा उसमें और प्रॉब्लम्स को मैं इसी मेथड से सॉल्व करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल अगर मान लीजिए हमारे पास कनकेव मिरर की जगह कन्वेक्स मिरर होता तो क्या हाल होता, और सेम डेटा के साथ, तो हम लोग क्या करते?
तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है आपको, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 400 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 100। वही पुराने डेटा पे मैं कन्वेक्स मिरर लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 400 सेंटीमीटर, फाइंड नेचर, पोजीशन, साइज एटसेट्रा ऑफ इमेज। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप इमेज ड्रॉ करें। इमेज ड्रॉ करने के बाद तब फार्मूला लगाएं, दोनों अपने मैच होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको कमांड करना है रे ऑप्टिक्स पे तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, रे डायग्राम भी साथ साथ और फार्मूला भी साथ साथ। तो आपके पास कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर बना लिया आपने। ये कन्वेक्स मिरर वही होता है जो आपके मोटरसाइकिल में, बाइक में, स्कूटर में, कार में पीछे देखने के लिए लगा रहता है, और जिस पे आप लिखा हुआ देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर नियरर देन देयर एक्चुअल इमेज। तो वो जो है कन्वेक्स मिरर होते हैं आपके। अब फिर से वही क्वेश्चन, फिर से वही आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसकी डिस्टेंस जो है 400 सेंटीमीटर है, और इस समय आप देखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर चला गया है, इस साइड ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रे टक्कर खाने के बाद यानी हिट करने के बाद रे जो है वो पहले, सबसे पहले एक आप पैरेलल रे ले जाएंगे, वो मिरर पे हिट करेगी, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने 100 पे बनाया था, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है 100 पे, और फोकल लेंथ फिर अब बनेगी यहां पर 50 पे। तो अब जब आपने रे को हिट करवाया है तो सबसे पहला काम आपका है नॉर्मल डालना। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने नॉर्मल नहीं डाला था क्योंकि वहां काम चल गया था। यहां पर रे किस तरफ जाएगी ये जानकारी के लिए आपको उस पॉइंट पे नॉर्मल डालना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले नॉर्मल डाल दें, और नॉर्मल हमेशा कहां से होके गुजरेगा, सेंटर से होके गुजरेगा। इस सेंटर से होके गुजर गया। अब आप देखें एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या था, क्योंकि आपको पहला नियम इस्तेमाल करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल से आपने ये लिया ये, तो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी आपका इस तरह से हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा आई। और जो आदमी बैठा हुआ यहां पर देख रहा है, जिसकी आंखें इसको देख रही हैं, वो ये समझेगा कि रे कहीं पीछे से आ रही है। और एक रे आप ऐसा कर सकते हैं, सीधे ले जा सकते हैं, यहां पे भी आप नॉर्मल डालेंगे। यहां पे नॉर्मल कैसे डालेंगे, यहां पे नॉर्मल ये होगा, और रे कैसे बेंड करेगी, रे बेंड करेगी जितने एंगल से आई थी उतने एंगल से बेंड करेगी। और जो व्यक्ति देख रहा है, जिसकी आंखें इसको देख रही हैं, वो ये समझेंगे कहीं पीछे से आ रहा है। तो आप देखेंगे कि अब इस समय जो आपका इमेज है वो सीधा बन रहा है, छोटा बन रहा है। इतना काम तो हम लोगों ने रे डायग्राम से कर लिया, लेकिन अब फार्मूला क्या कहता है वो बेहद जरूरी चीज है, क्योंकि हर जगह आप रे डायग्राम नहीं खींचेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा तो आप रे डायग्राम नहीं जाएंगे खींचने के लिए। रे डायग्राम में खींच के इसलिए बता रहा हूं ताकि आप देख सकें कि किस किस तरीके से हमको टैली करना है। अब आपके पास क्या है, आपके पास फार्मूला है 1/i प्लस 1/o इज इक्वल टू 1/f। पहला साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर रियल ऑब्जेक्ट, यानी एक्चुअल में अगर ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप पकड़ के जेब में रख सकते हैं तो ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, यानी 1/400 डाल रख दिए, प्लस 1/i निकालना है। इस समय आप देखें कि रे हिट करने के बाद जिधर गई है ये आपका रियल साइड है और ये आपका वर्चुअल साइड है।
ये जरूर आपको डिसाइड करना है कि आपके ऑप्टिकल सिस्टम में कौन सा रियल साइड है, कौन सा वर्चुअल साइड है। तो इसको आपने देख लिया, तो आप देख रहे हैं कि फोकल लेंथ आपका वर्चुअल साइड में जा रहा है, फोकल लेंथ आपका वर्चुअल साइड में जा रहा है, क्योंकि सेंटर भी आपका वर्चुअल साइड में है, तो फोकल लेंथ भी आपका वर्चुअल साइड में जा रहा है। तो अब जो है यहां पर ये आपका, हाँ, अब आपने फोकल लेंथ कितना रख दिया, फोकल लेंथ आपने रख दिया 1/-50। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि जो वर्चुअल साइड में जो डिस्टेंसेज होंगी वो निगेटिव मानी जाएंगी। तो अब आप आई की निकालेंगे, 1/i इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -1/400 -1/50। तो ये आपका 1/i इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -1/400 -8/400, क्योंकि 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे आप ले सकते हैं, इधर 400 आ गया, इधर आ गया ऊपर आपका 9 और माइनस। तो जो i आपका आएगा 1/i आया है, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -400/9। -400/9 का मतलब कितना हो जाएगा आपका, एक मिनट, इसको हम लोग इधर सॉल्व करते हैं फार्मूले को, इस साइड में थोड़ा सा, इस जगह मैं आपको इसको सॉल्व कर रहा हूं। मैंने फार्मूला लगाया है 1/i + 1/o इज इक्वल टू 1/f, और 1/i मुझे निकालना है, +1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेनी है, वो आपने ले लिया है 400 इज इक्वल टू 1/f। f आपका वर्चुअल साइड में जा रहा है, -50 रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज को, -50, तो आपका 1/i इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -1/50 -1/400, तो 1/i इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 9/400 माइनस में, और i इज इक्वल टू आ जाएगा -400/9, यानी 9×36 हो जाएगा आपका 9×36.4 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखेंगे i निगेटिव आया है, निगेटिव आने का मतलब आपका जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल साइड में जाएगी। अब मैग्निफिकेशन देख लें, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -i/o, यानी कि -i की जगह आपने रखा -400/9। अब i ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपकी 400, यानी ये आपका आ गया 1/9 प्लस में 1/9 का मतलब आपकी इमेज बनेगी सीधी यानी इरेक्ट, और दूसरा वर्चुअल साइड में गई है तो वर्चुअल, तीसरा स्मॉल इन साइज 1/9, 1/9 गुना छोटी होगी, यानी स्मॉल इन साइज। इतनी चीजें आपको पता लगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जो है इसको एंजॉय किए होंगे, अच्छे से आप समझे होंगे, और मिरर के क्वेश्चन आपसे बड़े आसानी से लग जाएंगे। आपके किताबों में जो क्वेश्चन हो उनको आप करिए, साइन कन्वेंशन यही इस्तेमाल करिए। अगर आप उस पर स्टिक नहीं किए हुए हैं तो ये बेहद आसान साइन कन्वेंशन है। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आने वाला है उसमें मैं मिरर लेंस दोनों को बताऊंगा, और हम लोग रिफ्रैक्शन भी देखेंगे। बने रहिए।